एक सास अपने बेटे की बहू से माफी मांग रही है, उसके पैरों में गिड़गिड़ा रही है और कहती है कि बेटी एक बार माफ कर दे। बुजुर्ग महिला थी, तो जब ये बहू बात देखती है तो वो तुरंत अपनी सास को गले लगा लेती है और कहती है कि माँ जी, मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया था और आज वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का मुझे इंतजार था। ये सब कुछ उस घर की छोटी बहू देखती रहती है और वो भी अपने आंसू पोंछती और कहती है कि दीदी, हमने जो चाहा था वो हमने पा लिया। आखिरकार दोस्तों, एक सास क्यों अपने बेटे की बहुओं से माफी मांग रही थी? क्या उस सास में कोई कमी थी? क्या उस सास ने किया था? क्योंकि इस स्टोरी में घर की छोटी बहू ने नकचढ़ी सास को सुधारा और उसे एक ऐसी लाइन पर चलाया जो महिला बरसों से एक घर में राज कर रही थी, उस महिला को तरीका बताया कि एक परिवार में कैसे रहते हैं। आखिरकार इस कहानी में, स्टोरी में क्या है दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी है और घरेलू स्टोरी है। अक्सर आसपास माता और बहनों से देखा जाता है, सुना जाता है कि बहुत कुछ ऐसा परिवार में हो जाता है जो मर्दों को पता नहीं चलता, लेकिन महिलाएं घुट-घुट कर रहती हैं। इस कहानी को आप लोगों को जानना है तो वीडियो को बिल्कुल भी बंद मत करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पति पत्नी से। पत्नी का नाम आशा होता है और पति का नाम लक्ष्मण होता है। पति पत्नी अच्छे हैं, लेकिन लक्ष्मण की जो पत्नी आशा है वो काफी तेज तर्राट है और वो महिला किसी की भी बातें नहीं सुना करती है। इस परिवार में एक और मेंबर है जो कि लक्ष्मण की माँ है। वो काफी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिला है और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अगर उन्हें कोई खाना दे देगा तो वो खाना खा लेंगी, उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो खाना बना सके। लेकिन दोस्तों, आशा एक सिरफरी महिला थी। वो अपनी सास को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया करती, मान सम्मान और सास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा करती। अपनी सास को खाने तक को खाना नहीं देती, पीने तक को पानी नहीं देती। जब आशा का मन किया तब सास को खाने के लिए दे दिया, और अगर मन नहीं करता है तो सास को बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता था। वो सास पड़ोसियों के घर जाकर मांग कर खाना खाया करती और उन लोगों से एक रिक्वेस्ट किया करती कि भाई मेरे घर मत बताना, अगर मेरी बहू को पता चल गया तो वो मुझे मारेगी और मुझे वो ठीक से नहीं रहने देगी और आप लोगों से भी लड़ाई करेगी। पड़ोसी अगर कोई कह भी दे कि तुम्हारी सास को हमने खाना दिया है, तो आशा एक इतनी बदतमीज महिला थी, वो उन पड़ोसियों से लड़ाई किया करती और उन्हें उल्टा दोषी ठहराकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश किया करती। दोस्तों, जिंदगी निकलने लगती है। आशा के 2 लड़के हो जाते हैं। उसी बीच में जो आशा की सास होती है वो स्वर्ग सिधार जाती है। यहाँ पर ताज्जुब करने वाली एक बात थी, जो लक्ष्मण था वो अपनी पत्नी से डरता है और वो बिल्कुल भी अपनी पत्नी का सामना नहीं करना चाहता है। ये बात इतना दुखी करने वाली थी क्योंकि लक्ष्मण की जो माँ थी वो खाने तक को लिए तरसती थी, उसे टाइम पर खाना नहीं मिलता है। अब सास स्वर्ग सिधार जाती है तो इसके बाद आशा चैन की सांस लेती है और अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। वो महिला तेज तर्राट, किसी की ना सुनने वाली और अपने घर में अपना राज चलाने वाली, और पति की तो बातें बिल्कुल मानी ही नहीं जाती हैं, केवल अपनी बातें चलाया करती है। अब बेटे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद बड़े बेटे की शादी होती है। बड़े बेटे की शादी एक रजनी नाम की लड़की से होती है। और दोस्तों, जो रजनी थी वो बहुत गरीब घर से थी। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर फौज की नौकरी कर लेता है और उसकी पत्नी एक गरीब घर से आई थी। आशा ने ले ली थी क्योंकि वो लड़की बहुत सीधी थी और कम पढ़ी लिखी थी। अब वो उस घर में आ जाती है रजनी, और जब वो अपनी सास का रवैया देखती है तो रजनी के पैर कांपने लगते हैं और वो विचार करती है कि मैं इस महिला के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, क्योंकि रजनी का जो पति है वो तो फौज में नौकरी करता है और रजनी अपने सास के साथ रहती है। अब जो रजनी की सास थी वो अपनी बहू को बार बार ताना मारा करती, जो आशा होती है कि तू क्या लेकर आई है, और रजनी से इतना काम किया करवाया करती कि घर में कुछ पशु पाल रखे थे, पूरे पशुओं का काम, पूरे घर का काम, और पूरे दिन आशा आराम किया करती, एक काम को हाथ तक नहीं लगाती। और पड़ोसन जब आया करती तो यहाँ पर वो कहती आशा कि मेरी बहू तो कुछ भी नहीं करती है, सारा काम मैं किया करती हूँ। जब ये बात रजनी सुनती है तो वो भावुक हो जाती है और अक्सर वो तस्वीरों के सामने, जो भगवान के फोटो होते हैं, उनके सामने रोया करती और कहती कि प्रभु, मेरे नसीब में तुमने क्या लिख दिया है। क्योंकि दोस्तों, रजनी जो थी
उसके माँ बाप नहीं थे, उसकी परवरिश उसके नाना नानी के घर हुई थी और रजनी नहीं चाहती थी कि मैं अब भी उस परिवार पर बोझ बनूं और उन्हें ये सारी बातें बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब रजनी की सास आशा रजनी को अपने फौजी पति से बात तक नहीं करने देती है। एक फौजी की पत्नियां होती है ना, वो बहुत बड़ा बलिदान देती हैं और यहाँ पर जो फौजियों की माँ होती है वो अपनी एक मेन भूमिका निभा देती है। दोस्तों, कभी कभी उन महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। जब रजनी की बात करीबन 20 या 25 दिन तक अपने पति से नहीं होती है तो रजनी अब खाना पीना कम कर देती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं रजनी का पति प्यार किया करता, तो रजनी का पति एक दिन फोन करता है और जबरदस्ती अपनी माँ से कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से बात करनी है। रजनी अपने पति से बात करती है और भावुक हो जाती है और कहती है कि सुनो जी, मेरा आपके बिना है ही कौन, आप मुझसे बात तक भी नहीं करते, आप छुट्टी जाने कब आओगे। मैंने नहीं कहा आपकी माँ बुरी है, मैं पूरा काम कर रही हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे 2 लफ्ज में बात नहीं कर सकते, कभी तो मेरे पास फोन किया करो। तो यहाँ पर जो रजनी का पति होता है कह देता है कि यार मुझे माफ कर दो, मैं फोन नहीं कर पाया, 1 महीना तुमसे फोन करे हो गया है, ये मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। एक और जो समस्या थी दोस्तों, जो रजनी का पति होता है उसने अपनी माँ के लिए अपने खाते में माँ के खाते को ज्वाइंट करा रखा था। जितनी भी तनख्वाह होती थी वो माँ के खाते में आती और उसके रजनी के पति के खाते में हुआ करती। रजनी को कहीं से भी 1 रुपया नहीं मिलता है। अब आप लोग समझ सकते हो, जो लड़की मामा मामी के वहां रही हो उसके पास कितना पैसा होगा और वो कितना उसने सहा होगा, ये तो मैं उसी चीज पर छोड़ती हूँ। इसके बाद जिंदगी आगे चलने लगती है। रजनी हमेशा सोचा करती कि कभी तो अपनी जिंदगी ऐसी आएगी जहां पर मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। और दोस्तों, जो आशा थी अपने बेटे की बहू पर हाथ तक उठा दिया करती। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर उस लड़की के माँ बाप होते तो शायद ये काम आशा नहीं कर पाती, लेकिन उस लड़की के माँ बाप नहीं थे, तभी आशा उस पर हाथ उठा देती है। हर कुछ सहन करती है क्योंकि उसे अपना घर बसाना है, उसे अपने नाना नानी या अपने मामा मामी के कंधों पर बोझ नहीं बनना है, उसे अपनी गृहस्थी बसाकर दिखानी है और कहनी है। क्योंकि जब रजनी अपने मामा के घर रहा करती थी तो रजनी की जो मामी होती है अक्सर रजनी को ताने मारा करती कि हम भी देखेंगे, तू कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती क्योंकि तुझ में इतना एटीट्यूड है और तू बहुत घमंड वाली है। इसी सब चीजों के बीच में रजनी टिकी रहती है अपनी ससुराल में। और दोस्तों, अब ससुराल में एक और मेंबर की एंट्री होती है। जो रजनी का देवर होता है उसकी शादी होती है और शादी होती है उसकी पूनम नाम की एक लड़की से। पूनम एक अमीर घर की महिला होती है और पढ़ी लिखी भी बहुत होती है और तेज तर्राट औरत होती है। जब पूनम उस घर में आती है तो पूनम भी अपना सास का स्वभाव देखती है, लेकिन जो आशा थी वो पूनम पर प्यार किया करती थी। क्यों किया करती थी भाई? पूनम बहुत सारा दहेज लेकर आई है। अब रजनी के सामने और भी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रजनी को अब जलन होने लगी थी कि मैं इतना काम करती हूँ, पशुओं का भी काम करती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, लेकिन माँ जी फिर भी प्यार पूनम पर ही किया करती हैं। रजनी बहुत रोया करती दोस्तों, वो दिन पर दिन पतली हो जाती है और अगर उसके दिल को कोई टटोरे तो उसके दिल के अंदर बहुत दर्द और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि पूरे दिन उसकी बातें सुनते ही चले जाएं, इतना दुख उस लड़की को होता है। इसके बाद जो पूनम है वो रजनी को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। पूनम अपनी जेठानी के साथ रजनी के साथ बैठा करती, उससे बातचीत किया करती, तो पूनम को एहसास होता है कि उसकी सास किस रास्ते की है और उसकी जो जेठानी है वो कितनी अच्छी महिला है। अब दोनों जनी बहन बहनों की तरह रहने लगती हैं, लेकिन ये बात आशा को बिल्कुल एक आंख नहीं सुहाती है। आशा चाहती है कि मेरी दोनों बहुएं अलग रहें, अगर ये दोनों एक साथ रहेंगी तो ये शायद मुझ पर हैवी हो सकती हैं। इसी वजह से आशा रजनी के खिलाफ पूनम के कान भरा करती और कहती ये तो कामचोर है, आलसी है, अनपढ़ है, बिल्कुल भी इसको कुछ भी नहीं आता, ये तो पागल है। लेकिन यहाँ पर पूनम कह देती है कि माँ जी, आप इस चीज की भूल छोड़ दीजिए कि इस पूरे संसार में आप ही दिमागदार हो और होशियार हो। बहुत सारी महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, महिलाएं तो चांद पर भी जा चुकी हैं, आप कौन सी दुनिया में जी रही हो और आप ऐसे किसी को अपने घर में परेशान नहीं कर सकती हैं। जब ये जवाब आशा को मिलते हैं तो आशा का ईगो हट होता है। भाई उसका तो जो राजपाट चल रहा था अब उसे लुटने का डर आता है और आशा अपने फौजी बेटे के पास फोन करती है और कहती है कि बेटा अपनी बहू को समझा ले। ये छोटी बहू के कान भरती है और छोटी बहू मुझसे लड़ाई करती है। अब यहाँ पर
जो फौजी होता है वो रजनी के पास फोन करता है और कहता है तू ऐसा क्यों कर रही है, इस घर के विवाद को क्यों बढ़ा रही है। तो रजनी रोते हुए कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा है पूनम से, हम दोनों बहन बहनों की तरह रहते हैं। अगर हम अच्छे से रहेंगे तो आपके ही कुल का नाम चलेगा कि दो देवरानी जेठानी कितने अच्छे से रह रही हैं, लेकिन आपकी माँ को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। रजनी ने ये सब कुछ कह दिया था। अब जो आशा थी, अब वो छोटी बहू को दाबना चाहती है और छोटी बहू को अपने काबू में करना चाहती है। लेकिन जैसे ही रजनी के ऊपर आरोप लगते हैं कि तू छोटी बहू को सिखाती है, तो रजनी अब तुरंत अपनी देवरानी से बातचीत करने लगती है और सारी बातें घर की अपनी देवरानी पूनम को बता देती है कि इस घर में ये सब कुछ चलता है। पूनम अपनी देवरानी की बातों को सुनकर कहती है कि दीदी आप चिंता मत करो, अगर माँ जी इतनी बेकार हैं और इतनी खड़ूस हैं तो इनको सुधारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप क्यों चिंता करती हो। और वो देवरानी अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी आप एक बात करो, भाई साहब से बहुत अच्छे से बातचीत करो और भाई साहब से कहो कि आपको यहाँ से फौज ले जाएंगे और इस सास को मैं देख लूंगी ये क्या करती है और क्या नहीं करती है, क्योंकि पूनम पढ़ी लिखी थी और बहुत होशियार थी। यहाँ पर जो रजनी होती है अपने पति के पास फोन करती है, कई दिनों उससे प्यार से बात की जाती है और कहती है कि क्या मुझे आप अपने पास नहीं बुला सकते। जब 1 महीने तक रजनी अपने पति को समझाने की कोशिश करती है तो वो पति समझ जाता है और अपनी माँ से बात करने की शुरुआत करता है। रजनी का पति कहता है कि माँ, मैं रजनी को अपने पास बुलाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह भी है और मुझे घर भी मिला हुआ है, तो वहाँ पर ये लोग अच्छे से रह पाएगी मेरे साथ और मैं भी इसके साथ कुछ वक्त गुजार लूंगा। ये बात जब आशा को सुनती है तो उसे लगता है कि घर की नौकरानी चली जाएगी, लेकिन जब बेटा जिद पड़ता है तो आशा कुछ नहीं कर पाती है और यहाँ पर रजनी फौज में चली जाती है। रजनी फौज में चली जाती है और अपने पति के साथ उन पलों को जीती है जो शायद उसने करीबन 3 साल से नहीं जिए हैं। वो 3 साल से केवल एक कोलू का बैल बनकर उस घर में कमा रही है। अब इसके बाद जो पूनम होती है वो सत्ता को अपने हाथ में संभालती है और अब उस सास की अकल ठिकाने लगाने की कोशिश करती है। दोस्तों, यहाँ पर पूनम हर उस चीज का बदला लेती है अपनी सास से। उसकी सास कुछ काम किया करती तो यहाँ पर पूनम कह दिया करती कि माँ जी आप हट्टी कट्टी हैं, आप नौजवान हो, हमारे साथ की सी ही लगती हो, अगर कोई बाहर का देखे तो ये नहीं कहेगा आप हमारी सास हो, बल्कि ये बोलेगा कि आप मेरी बड़ी जेठानी हो, तो आप अपना काम खुद कर सकती हो। पूनम ने अपनी सास के नाक में इतना दम कर दिया था कि आशा को लगने लगा था कि केवल मैं ही खूंखार महिला नहीं हूँ, मेरे टक्कर की भी कोई महिला है। और दोस्तों, पूनम ने एक चालाकी की बात आप लोगों को बताएं, पूनम की सास पूनम से लड़ाई किया करती थी जैसे कि वो रजनी से किया करती थी। रजनी तो चुपचाप सारी बातों को सुनती रहा करती, लेकिन पूनम ने एक अपना दाव अपनाया था। पूनम क्या करती है, अपनी सास को उकसाती है, लड़ाई के लिए आशा को उकसाती है। अब जब आशा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो पूनम अपने पति के पास एक मिस कॉल कर दिया करती और डोलती जैसे अपनी सास को बातें कह रही है, गाली दे रही है, और उसी के बीच में दरवाजे पर जाकर देखकर आती कहीं मेरे पति आ तो नहीं रहे हैं। जैसे ही पूनम को अपना पति आता हुआ नजर आता है, पूनम तुरंत चुप हो जाती है और अपने हाथों से इशारे करने लगती है सास की तरफ और आशा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कई बार लड़ाई में ऐसा होता है और पूनम ये साबित कर देती है आशा के बेटे के सामने कि पूनम निर्दोषी है और आशा दोषी है, आशा ही घर में लड़ाई करती है। तो अब जो पूनम का पति था वो पूनम की तरफदारी करने लगता है और आशा को चुप करने लगता है। जब ये सब कुछ आशा देखती है तो आशा की आंखें भर आती हैं और उसे समझ आता है कि मैंने अपनी सास और बड़ी बहू के साथ क्या किया है, आज उन सब चीजों का मुझे भुगतना पड़ेगा, ये मेरी करनी का फल है। अब दोस्तों, एक दिन घर में लड़ाई हो रही थी, यही सब कुछ चलता रहता है, तभी जो आशा होती है वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब आशा बेहोश हो जाती है तो आशा की जो छोटी बहू है पूनम अपनी सास को उठाती है और हॉस्पिटल पहुंचाती है अपने पति के साथ और वहां पर आशा को एडमिट कराया जाता है। उसके कुछ चेकअप होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद आपकी माँ को ब्लड कैंसर है। जब ये बात आशा की छोटी बहू को पता चलती है पूनम को, तो पूनम दुखी होती है, लेकिन पूनम सोचती है कि इसने अपनी सास को भूखा मारा है और अपने बेटे की बड़ी बहू को बहुत दुखी किया है, इसकी वो करने का इसे फल मिला है। अब यहाँ पर आशा का बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट चलता है। यहाँ पर रजनी भी वहां पर आ जाती है। रजनी अपनी सास की बहुत सेवा पानी करती है, लेकिन पूनम अपनी सास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। ये सब कुछ आशा देखती रहती है। आशा बिल्कुल खाट में टिक जाती है और उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि जो वो
लेटरिंग और पेशाब खाट में ही किया करती है दोस्तों। तो ये सब कुछ देखकर जो रजनी होती है वो अपनी सास का सब कुछ किया करती, उसका पेशाब से लेकर लेटरिन साफ करना, अपनी सास को नहलाना, खाना खिलाना। आशा ये सब कुछ देखती रहती है कि उसकी जो बहू है पूनम वो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है, और उसकी जो बड़ी बहू है आज भी उसका ख्याल रखती है और उसका हर वो सब कुछ कर रही है जो एक बहू को करना चाहिए। ये सब कुछ देखकर जो आशा होती है उसकी आंखें भर आती हैं और वो अपनी बहू के, बड़ी बहू के पैर पकड़ लेती और कहती है कि बेटी मेरा अंतिम वक्त है, क्या तू मुझे माफ कर सकती है। तो यहाँ पर जो रजनी होती है वो भावुक हो जाती है और सास के बगल में बैठकर कहती है कि माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हो। तो यहाँ पर आशा कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैंने तुम्हें सुख से 2 रोटी खाने नहीं दी, लेकिन आज तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, शायद मेरी अपनी सगी बेटी भी मेरी इतनी सेवा नहीं कर सकती। तुम 2 बहुओं है, लेकिन छोटी वाली भी बहू है, अक्सर अपने फोन में लगी रहती है, कभी भी मुझे देखती नहीं है, पीने तक को एक गिलास पानी नहीं देती। और तू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है, और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मैंने बहुत गलत किया। यहाँ पर अपनी बड़ी बहू के सामने वो उस पश्चाताप को भी करती है जो उसने अपनी सास के साथ किया था। वो कहती है कि मैंने अपनी सास को भूखा मारा था, शायद उसी करने का ये फल मुझे मिला है, तभी तो मेरी हालत ऐसी हुई है और मैं खाट में बैठी हुई हूँ, किसी के साथ मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, और मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बात सुनकर जो रजनी होती है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि माँ जी आप कहीं पर भी नहीं जाओगे, हम आपको इलाज कराकर ठीक रखेंगे। क्योंकि दोस्तों जो आशा होती है, डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि आप इसकी घर पर सेवा पानी कीजिए, इसका इलाज नहीं हो सकता। क्योंकि जो ब्लड कैंसर है, आशा को 2 तरीके के कैंसर हुए थे, एक तो यूट्रस में और एक उसके ब्लड में था। दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी महिला को 2 कैंसर है, और यहाँ पर आशा को सेवा करने के लिए घर भेज दिया था। पीछे से इन सभी बातों को जो पूनम होती है वो सुनती रहती है और वो भी भावुक हो जाती है और कहती है कि माँ जी मुझे भी माफ कर दो। और यहाँ पर रजनी कहती है, क्योंकि रजनी को हमेशा आशा बेवकूफ और पागल समझा करती, लेकिन रजनी यहाँ पर कहती है कि माँ जी आपकी करनी का फल आपके साथ है, लेकिन जो मैं अच्छे कर्म करूंगी वो मेरे साथ चलेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना कोई कर्म बिगाड़ूं। मैं आपकी फुल सेवा करूंगी और आपका पूरा ध्यान रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए या मैं खुद कुछ ना खाऊं, लेकिन मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। और दोस्तों आशा जब इन बातों को सुना करती है तो वो कहती है कि बेटी मैंने तो ये मौका गवा दिया, अगर मैं भी अपनी सास की सेवा करती तो आज मेरे मन में इतने सवाल जवाब नहीं होते। और दोस्तों जो पूनम थी उसी की बदौलत थी जो सास सुधरी थी, क्योंकि पूनम ने सब कुछ दिखा दिया था, अपनी सास को आईना दिखा दिया था कि भाई आप ही एक होशियार और तेज तर्रार औरत इस संसार में नहीं हो, आपके जैसी हजारों भरी पड़ी हैं, और सामने से मुकाबला करने वाली तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, हर जगह हर घर में मिल जाएंगी, लेकिन आपकी बातों को बर्दाश्त करने वाली आपको कोई एक ही मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आशा होती है वो भी इस दुनिया से जल्दी चली जाती हैं, क्योंकि वो अपने पोते का भी मुंह नहीं देखती हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जो एक घर से शुरू होती है और एक महिला के शासन से शुरू होती है, जो ये समझती थी कि भाई मैं ही हूँ संसार में, मेरे जितना तेज तर्रार कोई भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, शेर से हमेशा सवा शेर मिल जाया करता है, तो ये वही सवा शेर थी जो पूनम थी। और पूनम ने अपनी सास को इस तरह से सबक सिखाया कि उसकी सास बहुओं के पैरों में आ गिर पड़ती है। और आप रजनी के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप उसके बारे में अपनी राय रख सकते हो, क्योंकि ऐसी एक नेक बेटी हर घर में होनी चाहिए, ऐसी महिला हर जगह होनी चाहिए जो हर चीज को सहने की क्षमता रखती है और अपने परिवार को जोड़ कर रखती है। तो जैसी भी आप लोगों को स्टोरी लगी हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। दोस्तों ये सत्यता पर आधारित एक स्टोरी है जो हमने आप लोगों के सामने रखी है, तो हमेशा सीख लीजिए। उन महिलाओं से खास रिक्वेस्ट है जो महिलाएं अपनी बहुओं पर अत्याचार करती हैं और उन्हें कुछ भी नहीं समझती हैं। हमेशा ही बहुएं बुरी नहीं होती, कभी कभी सास भी बुरी हो जाती हैं, और हमेशा सास बुरी नहीं होती, कभी कभी बहुएं भी बुरी हो जाती हैं। तो ये तो घर की कहानियां हैं, चलती रहेंगी, युगों से चलती आ रही हैं और युगों तक चलेंगी, लेकिन इनमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो बदलाव आप करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस कहानी को आगे जरूर पहुंचाना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी।